नमस्ते। हमारा आज का पाठ है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जो कि कवि त्रिलोचन द्वारा लिखी गई है, जिसका पहला और दूसरा भाग हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका तीसरा भाग, आरोह भाग 1 की काव्य खंड में से कक्षा 11वीं की पुस्तक चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इसमें इसके कवि त्रिलोचन हैं और यह कविता धरती नामक संग्रह से ली गई है। इसमें कवि ने शिक्षित वर्ग की पलायनवादी प्रवृत्ति के फलस्वरूप अपने घर टूटने की मार्मिक व्यथा को वर्णित किया है। यहाँ कवि ने चंपा नामक निरक्षर लड़की को पढ़ने की सीख दी, परंतु उसने इनकार कर दिया। कवि उसे समझाता है कि विवाह के पश्चात उसे पति को संदेश भेजने के लिए इस पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता होगी। चंपा कहती है, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो कवि ने फिर से कहा कि चंपा, पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग रहकर चला जाएगा। जब कलकत्ता, बड़े दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अब चंपा इसके उत्तर में क्या कहती है? जब कवि चंपा को पढ़ने का परामर्श देता है और उसे भविष्य की ऊंच नीच समझाता है, तो कवि उससे कहता है कि एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा गोना होगा। पहले क्या होता था कि गांव में बाल विवाह कर दिए जाते थे और जब लड़की थोड़ा बड़ी हो जाती तब उसे ससुराल भेजा जाता था, जिसे कहा जाता था गोना होना। तो कवि भी कहता है कि जब तुम्हारा गोना हो जाएगा, अर्थात जब तुम ससुराल चली जाओगी, तब तुम अपने पति के घर चली जाओगी। तुम्हारा पति कुछ दिन तो तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन फिर काम धंधा करने के लिए कलकत्ता चला जाएगा। तब जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हें कलकत्ता में ही नौकरी मिल पाती थी। और कवि ने कहा कि जब वो भी अपना काम करने के लिए कलकत्ता चला जाएगा, कलकत्ता बहुत दूर है, तुम उस तक अपना संदेशा कैसे भिजवाओगी? क्योंकि तुम्हें संदेशा भेजना पड़ेगा, परंतु तुम पढ़ी लिखी नहीं हो और पढ़ लिखने की स्थिति में तुम उस तक अपना संदेशा कैसे भेज पाओगी? जब उसका पत्र आएगा तुम उसे पढ़ भी नहीं पाओगी। अर्थात एक तो नुकसान ये है कि तुम खुद तो उसे संदेशा भेज नहीं पाओगी, और वो तुम्हारा पति चाहे पढ़ा लिखा होगा, लेकिन वो तुम्हें अपना संदेशा भेजेगा तो तुम पढ़ नहीं पाओगी। इसलिए विचार कर लो चंपा, पढ़ना बहुत अच्छा है। कवि उसे समझाता है कि पढ़ना ठीक है, इसलिए तुम पढ़ लो। लेकिन किसी भी हालत में चंपा उसकी बात को नहीं मानती है। इसका काव्य सौंदर्य है कि कवि चंपा को पढ़ने लिखने का महत्व समझाता है। चंपा शिक्षित वर्ग की पलायनवादी प्रवृत्ति से भी चंपा को वो परिचित कराता है। यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है, शांत रस और प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, संवाद शैली का प्रयोग है, शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आगे चंपा उसके उत्तर में कहती है कि तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तू पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी नहीं करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो भी गया तो मैं अपने बालम को साथ रखूँगी, कलकत्ता में कभी ना जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने शिक्षा में छिपे अंतर्विरोधों के साथ साथ शिक्षित वर्ग की पलायनवादी प्रवृत्ति के कारण टूटने वाले घरों की व्यथा को उभारा है। चंपा इस प्रवृत्ति के विरोध में आकर खड़ी हो जाती है। वह नहीं चाहती कि उसका पति पढ़ लिख कर उसको छोड़कर किसी महानगर में चला जाए। जब कवि चंपा को पढ़ाई लिखाई का महत्व समझाता है
कि शिक्षा के अभाव में तुम ना तो अपने पति को कलकत्ता में संदेश भेज सकोगी, ना ही उसकी चिट्ठियां पढ़ सकोगी। तब चंपा उत्तर देती है और उस पर झूठा होने का आरोप लगाती है। वह कहती है कि तुम झूठे हो, तुम कितने झूठे हो, पढ़ने लिखने के बाद भी तुम झूठ बोलते हो, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। चंपा का कवि को झूठा कहने का अभिप्राय ये है कि कवि अच्छी तरह से जानता है कि पढ़ने लिखने के बाद व्यक्ति अपने परिवार से दूर महानगर में चला जाता है धन कमाने के लिए। पीछे उनकी पत्नियां इंतज़ार करती हुई उनके जाने की पीड़ा को झेलती रहती हैं। ये सब जानते हुए भी कवि पढ़ने लिखने को अच्छा मानकर चंपा को पढ़ने की सलाह दे रहा है। चंपा कहती है कि यदि उसका पति भी घर छोड़कर चला जाएगा तो फिर वह कभी, यदि उसका पति भी घर छोड़कर चला गया तो वह तो फिर कभी विवाह ही नहीं करेगी, और यदि फिर ऐसा उसका विवाह हो भी गया तो वह अपने पति को हमेशा साथ रखेगी, वह उसे कलकत्ता नहीं जाने देगी। अपना गुस्सा निकालते हुए चंपा कहती है कि कलकत्ता पर वज्रपात हो जाए, अर्थात वह चाहती है कि कलकत्ता ही नष्ट हो जाए, ना कलकत्ता रहेगा और ना ही लोग पढ़ लिखकर अपने घरों को छोड़कर जाएंगे। यहाँ चंपा ने शिक्षित वर्ग की आर्थिक समस्या के समाधान के लिए महानगरों की ओर प्रस्थान करने की प्रवृत्ति का विरोध किया है। चंपा के मन में भविष्य के टूटते हुए परिवार की व्यथा झेलने का डर भी है। वह नहीं चाहती कि उसका पति भी घर छोड़कर उसे छोड़कर कलकत्ता चला जाए। इसमें चंपा अपने भविष्य के प्रति ये आश्वस्त है कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी कि उसका पति कभी उसको छोड़कर चला जाए। वह संघर्षशील है। सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है, शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें अब पढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तर, अभ्यास प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। इसके उत्तर में बेटा आप लिख सकते हैं कि चंपा यद्यपि पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उसके मन में भविष्य के प्रति आशंका उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक तंगी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर काम धंधे की तलाश में बड़ी मात्रा में लोगों का पलायन होता है। वहाँ वे शोषक व्यवस्था के शिकार बनते हैं। कवि द्वारा यह कहना कि उसका पति थोड़े समय तक साथ रहेगा और फिर कलकत्ता चला जाएगा, इसके कारण घर टूटने की आशंका से भयभीत हो जाती है और कलकत्ता पर वज्र गिरने की कामना करती है। अगला प्रश्न है, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। चंपा कवि से कहती है कि गांधी जी अच्छे हैं, फिर भी पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि पढ़ लिख लेने से लोगों की जीविका उपार्जन के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। इस कारण वह विश्वास नहीं कर पाती कि गांधी बाबा जैसे अच्छे मनुष्य भी पढ़ने लिखने जैसी बुरी बात करते हैं। चंपा के लिए पढ़ना लिखना बुरी बात इसलिए है क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि जब कोई व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो उसे अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। चंपा एक ग्रामीण बाला है। वह स्वभाव से नटखट, चंचल और शरारती है और कभी कभी शरारत करते हुए कवि की कलम और कागज़ भी चुरा लेती है। वह अबोध बालिका है, पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं समझती। उसका स्वभाव मुखर और विद्रोही भी है। कवि के समझाने पर भी पढ़ना लिखना नहीं चाहती और अपनी मन की बात को बिना छुपाए मुंह पर कह देती है। चंपा में परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना है। वह एकल परिवार में नहीं रहना चाहती और परिवार को तोड़ना भी नहीं चाहती। अगला प्रश्न, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। यानी मेरे विचार में चंपा के मन में यह भाव छिपा है कि पढ़ कर लोग धन कमाने के लिए
अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर टूट जाते हैं। परिवार को विछोह की वेदना को सहन करना पड़ता है। इस कारण चंपा ने ऐसा कहा हो गया कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती? यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि की योग्यता का सम्मान करती। चंपा का बात को अभिव्यक्त करने का तरीका विनम्र और सम्मानपूर्ण होता, तब शायद उसकी बातों में विद्रोह के स्वर की अपेक्षा कवि के प्रति श्रद्धा होती। नेक्स्ट प्रश्न है, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है? इस कविता में पूर्वी प्रदेशों में रहने वाली स्त्रियों की इस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है कि वे प्राय अनपढ़ होती हैं। इनके पतियों को रोजगार की तलाश में दूर शहरों में जाना ही पड़ता है। इनकी निरक्षरता के कारण इन्हें पति के वियोग के साथ संदेशा भेजना और पढ़ना दोनों की व्यवस्था को झेलना पड़ता है। इनका जीवन प्राय अकेलेपन की त्रासदी से गुजरता है। संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, अपनी कल्पना से लिखिए। अनपढ़ लड़की को मानसिक त्रास झेलना पड़ता है। उसे अपने प्रियजनों और परिचितों की कोई खबर नहीं मिल पाती। यदि वो किसी से चिट्ठी लिखवा भी ले तो लोक लाज के भय के कारण अपने मन की सारी प्रेम की बातें, वियोग की बातें, दुख या माता पिता को ससुराल की बातें आदि अनेक ऐसी बातें होती हैं जो वह ना किसी को बता पाती हैं। इस कारण वे बातें उनकी मन ही मन में रह जाती हैं। इसलिए संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर भी एक लड़की को विरह की वेदना, अकेलेपन की पीड़ा, प्रेम की अभिव्यक्ति न कर पाने की विवशता और लोक लाज की विपत्ति को भोगना ही पड़ता है। अतः अब ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। इस पाठ को आप दोबारा पढ़ेंगे और इसमें इस काव्य पंक्तियों में आने वाले अन्य प्रश्नों की भी स्वयं व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।